एसआईएफ को कहूं कि महंगा सिप एसआईपी और ये सस्ता पीएमएस एआईएफ है, तो क्या सही है? देखिए, एसआईपी क्या है, वो एक इन्वेस्ट करने का तरीका है, बट एसआईएफ अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। तो आप एसआईएफ में भी एसआईपी कर सकती हैं। तो एसआईएफ में आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं? आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक फंड हाउस के साथ करी, अब आपको लगता है वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके पास हर महीने फिर भी कुछ इनकम बच जाती है, यू कैन स्टार्ट पुटिंग दोस 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज इन द सेम फंड। तो आप एसआईपी और एसआईएफ को बराबर दोनों को एक साथ चला सकती हैं, बट एसआईपी उन लोगों के लिए है जिनको छोटा छोटा पैसा जोड़ के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। तो यानी अमीर लोगों के लिए एसआईएफ है, और हमारे जैसे सैलरीड लोग जो हर महीने छोटी छोटी रकम करते हैं उनके लिए एसआईपी है। नहीं प्रियंका, मैं कहूंगा कि देखिए 10 लाख रुपए बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रीच में है, बट यस आपका पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स 40-50 लाख का है, तब आप एसआईएफ को जरूर ट्राई करें। अदरवाइज कोई एक नया इन्वेस्टर है जिसने अभी तक म्यूचुअल फंड और पीएमएस ट्राई नहीं किया, उनके लिए अभी तक म्यूचुअल फंड ही ज्यादा अच्छा है, या ऑफकोर्स टिकट साइज अगर वो मीट नहीं कर सकते। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर एक कैटेगरी है जिसमें ऑफकोर्स सेबी ने एक कैटेगरी बनाई थी जिनका मिनिमम नेटवर्थ उतना हो, फॉर एग्जांपल इट्स अबाउट 3 करोड़। अगर आपका 3 करोड़ का है इन्वेस्टमेंट, आप अपने सीए से एक सर्टिफिकेट लेके एज एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, और तब आप एसआईएफ में 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फाइन, सो 1 लाख भी टिकट साइज हो सकता है जी, अगर आपका 3 करोड़ का ये आपका पूरा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है। एग्जैक्टली तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसमें 2 या 3 क्राइटेरिया हैं, आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ में आपका पोर्टफोलियो साइज 3 करोड़ होना चाहिए, या दूसरा क्राइटेरिया भी है। देयर आर अबाउट 3 क्राइटेरियाज, आप ऑनलाइन जाके उसको सर्च करें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं इन एनी ऑफ दोज क्राइटेरियाज, आप एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का सर्टिफिकेट लें, और उसको जब आप एएमसी के पास लेके जाएंगे तो आपको अलाउ कर देंगे कि आप 1 लाख से भी एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब एसआईएफ को कैसे सेलेक्ट करना है, मैं तो यही जानना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए आपने कहा 21 एएमसीज ला गए, इनके नाम भी बड़े अनोखे अनोखे से नजर आ रहे हैं, डायना, प्रिज्म जो आने वाला है, और इन्फिनिटी है कोटक म्यूचुअल फंड का जी। एक नई जो आ रही है कई कंपनियां, तो वो नुवामा शायद सिर्फ एसआईएफ से ही शुरुआत करने वाली है। नाम बड़े फैंसी से हैं, पर मेरे लिए कौन सा सही होगा, क्योंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो अभी तक है नहीं एसआईएफ में। मैं कैसे कहूँ कि ये नंबर ए इज बेटर देन नंबर सी, और नंबर एफ वाला जो है वो शायद बी से बेटर है। हाउ शुड आई डिफरेंशिएट? श्योर। सो प्रियंका, ये जो आपने बताया कि एसआईएफ के नाम डिफरेंट हैं, तो ये भी रेगुलेटर का मानना था कि जो म्यूचुअल फंड और एसआईएफ है ये 2 अलग प्रोडक्ट हैं। दे वांटेड टू डिफरेंशिएट इट, ताकि इन्वेस्टर को मालूम हो कि अगर मैं इस फंड में लगाने जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल एडलवाइस का है ऑल्टिवा, एसबीआई का है मैग्नम, यू राइटली सेड, उनकी वेबसाइट भी डिफरेंट है, ताकि जो एक लर्नेड क्लैरिटी रहे। एग्जैक्टली कि कोई भी एडवाइजर आपको ये ना बोले कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड डिफरेंट है, एसआईएफ डिफरेंट है, बिकॉज म्यूचुअल फंड 100% सिर्फ लॉन्ग पर काम करते हैं, एसआईएफ सबके सब लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज होंगे। तो इसमें अप टू 25% नेकेड शॉर्ट अलाउड है एसआईएफ में, और हर कैटेगरी में तो टोटल। रिस्क नहीं बढ़ जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको पहले तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, और सेबी ने ये भी अनाउंस किया था कि हर फंड मैनेजर और एएमसी इसको लॉन्च नहीं कर सकती। या तो फंड मैनेजर जिनका क्राइटेरिया था कि 5,000 करोड़ प्लस का एएम उन्होंने मैनेज किया हो, या फिर उनका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का रहा हो, वो ही फंड मैनेजर्स और एएमसी इसको लॉन्च कर पाएंगे। ऑफकोर्स इसमें रिस्क ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग हम उन स्टॉक्स को कर रहे हैं जहाँ हमें लगता है ऊपर जा सकते हैं, शॉर्ट हम उनको कर रहे हैं जो नीचे आ सकते हैं। अगर दोनों बेट्स उल्टी हो गई तो इसमें रिस्क भी डबल हो सकता है। तो इसलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं कैसे चूज करूं कि मेरे लिए कौन सा सही एसआईएफ है, तो आपको देखिए इसमें 3 कैटेगरीज हैं, इक्विटी है, हाइब्रिड है एंड डेट है। तो इक्विटी में भी आपका लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी है, जिसको आप मान सकते हैं म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप फंड के तरीके से। एंड देन वी हैव एक्स टॉप 100 विच इज़ मोर रिस्कियर, जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप होगा, टॉप 100 कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिर अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो उसमें इक्विटी और डेट का पोर्शन मिक्स होगा, जैसे हमारे बैलेंस एडवांटेज फंड होते थे। और फिर दूसरी कैटेगरी है जैसे म्यूचुअल फंड में होती थी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और यहाँ पे है एक्टिव एसेट एलोकेशन फंड। तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको फंड चूज करना है।
हाइब्रिड्स आर कंसिडर्ड जनरली टू बी सेफर देन द इक्विटी फंड्स। तो इसलिए आप अपने एडवाइजर से जरूर कनेक्ट करें, उस फंड को समझें और उसके बाद ही आप एसआईएफ में इन्वेस्ट करें। क्या आप संदीप ये कह रहे हैं कि आप इसमें DIY इन्वेस्टर नहीं हो सकते हैं, मतलब डू इट योरसेल्फ नहीं हो सकते, डायरेक्टली गए वेबसाइट में खरीद लिया नहीं, आपको एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी इसे समझाने के लिए? 100% मुझे ये लगता है, अनलेस आपका फुल टाइम बिजनेस ये है, आप उतना टाइम दे पाते हैं रिसर्च करने से पहले। बिकॉज हमने देखा है कि इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर कोई चीज़ लॉस देती है तब जाके आप उसको रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन SIF यू शुड डू योर ड्यू डिलीजेंस, और आप अपने एडवाइज़र से बात करें जो आपको सही तरीके से SIF को एक्सप्लेन कर सके, और आप उसके बाद ही SIF में इन्वेस्ट करें। ओके, तो मुझे लग रहा है संदीप कि इसमें जो है, अभी आपने जब हमने बात किया, इसमें आप नेकेड जो है शॉर्ट कर सकते हैं जी। सो ऐसे में ज्यादा जोखिम है तो ज्यादा रिटर्न भी है क्या, या फिर रिटर्न मतलब व्हेन यू टेक मोर रिस्क कहते हैं कि आपको मोर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। सो क्या आप ये कहेंगे ये वो प्रोडक्ट है जिसमें जोखिम ज्यादा रिटर्न ज्यादा? प्रियंका देखिए, इसमें SIF को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो वो आपकी डाउन साइड को ना क्वेश्चन कर देता है। ऐसा नहीं कि SIF में आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं आ सकते, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इसमें तो लॉन्ग और शॉर्ट था, तो गिरती हुई मार्केट में से रिटर्न क्यों नहीं दिया? कभी कभी कॉल्स गलत भी जा सकते जी जी हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ये गलत भी हो सकता है। मतलब ये पूरा फुल कोई 100% अश्योरिटी नहीं है कि आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसी। देखिए, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गारंटी नहीं दे सकती। अगर आपको गारंटी चाहिए तो आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको गारंटेड रिटर्न नहीं देता। यस, किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका रिस्क कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। तो इसलिए SIF में भी अगर आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर हर फंड हाउस का डिफरेंट रिस्क लेवल है। आप देखेंगे तो उनको रिस्क बैंड के हिसाब से दिया गया है। विद इन द हाइब्रिड कैटेगरी आपको 1 रिस्क बैंड वाला भी मिल जाएगा फंड, और उसी सेम कैटेगरी हाइब्रिड के अंदर 5 रिस्क लेवल वाला भी फंड मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। आप फैक्ट शीट पढ़िए, अपने एडवाइजर को दिखाइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए आपको किस में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज इसमें रिस्क आपका लिमिट हो सकता है और अपसाइड में पूरा पार्टिसिपेशन हो सकता है। ये काम कैसे करता है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रेटजीज कैसे आपको प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए बीच में जो लास्ट ईयर मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम H1B वीज़ा पे रिन्यूअल पे फीस लगाएंगे, उन्होंने $100,000 की फ़ी अनाउंस कर दी। तो ये इट वाज क्वाइट एविडेंट कि इससे IT सेक्टर को नुकसान हो सकता है, बिकॉज ये कॉस्ट जो है उनको बियर करनी पड़ती, एंड स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फंड मैनेजर क्या कर सकते थे, अगर SIF उस टाइम पे रहे होते, या फिर AIF फंड मैनेजर्स ने क्या किया होगा कि उन स्टॉक्स को सेल कर देते, IT स्टॉक्स को, और इस न्यूज़ की वजह से अगर वो नीचे आते तो उनको बाय भी कर सकते थे और इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना सकते थे। वेयर एज ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में या फिर और ऑप्शंस में इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होता कि एक न्यूज़ आई और वहाँ से वो निकल गए, बिकॉज दोज आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई न्यूज़ ऐसी लग रही है जिसमें पैसा बन सकता है, अपॉर्चुनिटी है, तो SIF में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो शॉर्ट करके भी आपके लिए पैसा बना सकते हैं। ओके, तो एक SIF, B SIF, 2 SIF, ये दोनों मतलब इनकी स्ट्रैटेजी तो एक है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, लेकिन अंदर जो कुछ चलेगा कॉम्पोजिशन वो बहुत कुछ जो है वो जो फंड मैनेजर होगा उसकी अपनी कैपेबिलिटी और उस AMC के अपने प्रिंसिपल पर चल रहा होगा, राइट? तो भले ही वो दोनों एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, पर अंदर का माल जो होगा फंड में दोनों का बिल्कुल अलग होगा, राइट? जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे प्रियंका, हमने देखा है कि अगर आप ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अगर वो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ना देयर यूज्ड टू बी अ रेंज कि अगर 2025 में से कि अगर उसने 10 से 15% में रिटर्न दिया तो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड लार्ज कैप का 10% दे रहा था और बेस्ट दे रहा था 15%, एक रेंज थी। बट अगर आप SIF में देखेंगे तो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ही एक ऐसा फंड था जिसने एक महीने में -9% का रिटर्न दिया और उसी हाइब्रिड कैटेगरी से +9% का रिटर्न दिया। मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ। 18% का डिफरेंस विद इन द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड। उन्होंने अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, एग्जैक्टली, कब शॉर्ट किया कब लॉन्ग किया वो डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत क्लोजली फॉलो करें। पहले उसका स्ट्रक्चर समझें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसकी फैक्ट शीट को पढ़ें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। रिटर्न एक्सपेक्टेशन, देखिए, मैं आपको कोई नंबर तो कोट नहीं कर सकता हूं, बट येस यू कैन डेफिनेटली लुक एट। अगर आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, हम अल्फा की बात करते हैं, मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। अल्फा फॉर अ लेमैन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि मान लीजिए आपका एक फंड था,
जो उसका बेंचमार्क ने 12% का रिटर्न दिया, तो इन SIF के पास पोटेंशियल है कि वो 5% तक का अल्फा जनरेट कर सकता है, कि आपका 17% का रिटर्न आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने -20% का रिटर्न दिया ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड ने और ये आपको +5% का रिटर्न दे देगा। ये हो सकता है कि अगर उसने -20 दिया था, ये आपको -15 दे, तो यहाँ पे भी 5% का कम गिरावट हुई, जिसकी वजह से अल्फा अगर आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो दे हैव द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग अल्फा rather than giving you an absolute return.